Yeah, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about your most awaited movie called Star Wars: The Empire Strike Back, जो कि अगर Star Wars की सीरीज की तरफ से देखा जाए तो इनका एपिसोड 5th है, और अगर मेरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो Star Wars की सीरीज का 7th पार्ट है। और हमेशा की तरह आपको वही लाइन रिपीट करूंगा कि अगर आपने मेरे एक्सप्लेन किए हुए इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि वो पुराने पार्ट्स ही इसकी आगे की कंटिन्यूएशन बनेंगे और आप सभी को वो पार्ट्स आसानी से मिल जाए। इसलिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी स्टार वॉर्स की प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, जहां से आप जाकर उन सभी पुराने 6 पार्ट्स को देख सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं शानदार कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है इसके 4th एपिसोड के खत्म होने के जस्ट 3 साल बाद से, जहां पर हमने देखा था कि ल्यूक स्काईवॉकर के थ्रू डेथ स्टार, जो कि एक बहुत ही बड़ी खतरनाक मशीन थी, उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया था। और इन 3 सालों में साम्राज्य के लोग यानी कि डार्थ वेडर और उसके स्टॉर्म ट्रूपर्स ने बागियों को खोजने की काफी कोशिश करी, मगर वो इस काम में पूरी तरीके से नाकामयाब रहे, क्योंकि बागियों का पता इन्हें आज तक कभी चल ही नहीं पाया। अब उन सभी को पकड़ने के लिए डार्थ वेडर ने अपने हजारों ऑटोमेटिक प्रॉप्स को अंतरिक्ष में छोड़ दिया, जो कि हर ग्रह पर जाकर उनकी होलोग्राफिक इमेज को ट्रैक किया करते थे। देखा जाए तो इन्हें एक ऑटोमेटिक ड्रोन भी कहा जा सकता है, जैसा कि हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर टोनी स्टार्क द्वारा बनाए गए एडिट को देखा था। सेम ही कुछ वैसा सिनेरियो यहाँ पर भी होता है। वेल, स्पाइडरमैन से मुझे याद आया कि एमसीयू की अभी तक टोटल 28 मूवीज आ चुकी हैं, एमसीयू यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, और अब जल्द ही उसकी 29th मूवी भी आने वाली है, जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स। तो वो भी मैं जैसे आएगी आप लोगों के लिए जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इन प्रॉप्स का इस्तेमाल करके डार्थ वेडर ये पता लगाना चाहता था कि आखिर प्रिंसेस लिया अपनी बागियों की टीम के साथ कौन से प्लेनेट में छुपी बैठी है। तभी वहां पर वही ऑटोमेटिक प्रॉब एक बर्फीले ग्रह जिसका नाम था हॉग, उस पर आकर गिरता है। हॉग प्लेनेट पर चारों तरफ बर्फीले पहाड़ थे। हालांकि इस गिरते प्रॉप को थोड़े टाइम पहले ल्यूक स्काईवॉकर ने भी देख लिया था, और वो उसे कोई उल्कापिंड यानी कि मीटियोर समझ रहा था, और उसकी जांच पड़ताल के लिए वो वहीं के क्रीचर पर बैठकर उसके पास जाता है। मगर तभी वहां पर उस ग्रह का एक बहुत ही बड़ा खूंखार सा दानव पहुंच जाता है, और एक ही वार में ल्यूक स्काईवॉकर को उस एनिमल से पटक देता है, और जिस पर ल्यूक सवार था यानी कि जिस पर बैठकर वो यहाँ तक आया था, वो उसे खाने लगता है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है बेस कैंप में, जहां पर सारे के सारे लोग परेशान थे, क्योंकि ल्यूक से किसी का भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। प्रिंसेस लिया भी यहाँ पर काफी परेशान नजर आती है, और इस परेशानी का साझा करने के लिए वो हान सोलो को कहती है कि हमें जितना जल्दी हो सके हमारे ल्यूक को ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि काफी टाइम बीत चुका है और वो अभी तक वापस से बेस कैंप में नहीं आया है। हान, जो कि कभी एक सोलो पायलट हुआ करता था, इस वक्त वो भी अब बागियों की गिनती में आ चुका था, और साथ ही उसे पकड़ने के लिए भी ब्रह्मांड में काफी बड़ी कीमत लगाई गई थी। अगर साफ शब्दों में बोला जाऊं तो हान सोलो की सुपारी दे दी गई थी, जहां पर अब माफिया के लोग इसे ढूंढ कर खत्म कर देना चाहते थे, वो भी एक बड़ी भारी रकम के लिए। यहाँ C-3PO उसे कहीं पर भी जाने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे ऊपर जो बाउंटी रखी गई है, अगर तुम उन्हें कहीं पर भी मिले तो वो तुम्हें उठाकर ले जाएंगे और सीधा डार्थ वेडर को पकड़ा देंगे, क्योंकि उसी ने ही तुम्हारे सर पर बहुत बड़ा इनाम रखा है। लेकिन ल्यूक कहीं ना कहीं हान सोलो का एक काफी अच्छा दोस्त बन चुका था, इसलिए उसे तो उसे बचाने जाना ही था। C-3PO उसे बार बार कहता है कि बाहर काफी ज्यादा ठंड है, पूरा टेम्परेचर माइनस में चल रहा है, तुम जैसे ही बाहर जाओगे तुम्हारी कुल्फी बन जाएगी। मगर फिर भी हान बिना कोई उसकी बात सुने वहां से ल्यूक को बचाने के लिए निकल पड़ता है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है ल्यूक स्काईवॉकर पर, जिसे कि उस बड़े दानव ने बर्फ पर उल्टा लटका रखा था। उसकी जेब से उसकी लाइट सेबर गिर चुकी थी, इसलिए वो अपनी फोर्स की पावर का यूज करते हुए लाइट सेबर को अपने हाथ में उठाता है और अपने आप को आजाद कर लेता है। लेकिन तब तक उसे खाने के लिए वो दानव भी पहुंच चुका था, मगर ल्यूक अपनी लाइट सेबर का यूज करते हुए उसका हाथ काट देता है और कैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस बर्फीली गुफा से बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर निकलने के साथ ही वहां का कम टेम्परेचर उसकी हालत खराब कर देता है, और धीरे धीरे अब ल्यूक हाइपोथर्मिया का शिकार होता नजर आता है। लेकिन तभी उसे अपने स्पिरिचुअल गुरु यानी कि ओबी-वैन केनोबी नजर आते हैं, जिन्होंने इसके प्रीवियस पार्ट में डार्थ वेडर से लड़ने के लिए उसे तैयार किया था। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें डगुबा प्लेनेट पर जाना चाहिए, जहां पर तुम्हें जेडाई मास्टर योडा मिलेंगे, वही तुम्हें अच्छे तरीके से ट्रेन करेंगे, ताकि तुम ठीक तरीके से अपनी फोर्स पावर का इस्तेमाल करना सीख पाओ। अपनी ट्रेनिंग खत्म कर लेने के बाद में तुम एक जेडाई योद्धा बन जाओगे, साथ ही तुम डार्क फोर्स के एम्पीरियर यानी कि डार्थ वेडर को खत्म करने के काबिल भी बन जाओगे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर हान पहुंच जाता है, और अपने दोस्त ल्यूक की इतनी खराब हालत को देखते हुए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए जिस एनिमल की मरी हुई बॉडी वहां पर पड़ी थी, हान लाइट सेबर से उसका पेट काट देता है। उसके पेट में से सारी आंतें बाहर निकालकर ल्यूक को सर्दी से बचाने के लिए उसे उसमें डाल देता है, ताकि उसकी खाल
ल्यूक के लिए एक ब्लैंकेट का काम करे। अगले दिन इनकी टीम आकर इन्हें रेस्क्यू कर लेती है, मगर तभी वहां पर कुछ प्रॉप्स पहुंच जाते हैं जो कि रेस्क्यू करते टाइम इन दोनों को ही देख लेते हैं और जाकर ये सारी इन्फॉर्मेशन डार्थ वेडर तक पहुंचा देते हैं। इस इन्फॉर्मेशन के बाद तो डार्थ वेडर चुप रहने वाला कहां था और वो उनके ऊपर अपनी काफी सारी मशीन्स भिजवाकर हमला करने के लिए 100% तैयार था। जिसके बाद तो उसके बड़े से स्पेसशिप में से काफी सारे छोटे ड्रोन्स, तेज चलने वाले जेट्स और साइज में काफी बड़े बड़े डॉग्स जैसे रोबोट्स उस प्लेनेट पर भेज देता है। फिर वहां पर काफी सारी गोलीबारी होती है। उनका सामना करने के लिए बागी भी तैयार थे और अब इन दोनों बड़ी बड़ी टीम्स के बीच में दमदार मुकाबला होता है। इतनी बड़ी जंग को देखते हुए पायलट हान, लिया और CP3O और चिबाका को लेकर अपने जेट से वहां से निकल जाता है, मगर इसके बावजूद भी स्टॉर्म ट्रूपर्स ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा था। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग लाइट की स्पीड का यूज करते हुए यहाँ से निकल जाएंगे, मगर पीछे चलती गोलीबारी की वजह से इनके हाइपर ड्राइव मैकेनिज्म में खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से ये लोग लाइट की स्पीड वाला जंप नहीं कर पाते और अपनी जान को बचाने के लिए ये लोग एक मीटियोर जैसे बड़े से पत्थर के अंदर एक बड़ी सी टनल में छिप जाते हैं ताकि पीछे आते हुए स्टॉर्म ट्रूपर्स इन्हें पकड़ ना पाए। ऐसा करने के पीछे काफी दिलेरी चाहिए थी और इतनी शानदार दिलेरी और काबिले तारीफ स्किल्स को देखते हुए कहीं न कहीं प्रिंसेस लिया हान सोलो को अपना दिल दे बैठी थी और अब इन दोनों की दूरियां घटती नजर आ रही थी। यहाँ डार्थ वेडर को नाकामी की खबर मिलती है कि उनके स्टॉर्म ट्रूपर्स प्रिंसेस लिया और हान को नहीं पकड़ पाए। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने कमांडर को वहीं पर अपनी फोर्स पावर की मदद से मार डालता है, लेकिन अब उसकी टीम को लीड करने के लिए भी तो कोई चाहिए था। इसी वजह से वो एक नए कमांडर को हायर करता है, प्लस उन सभी के पीछे बाउंटी हंटर्स लगा देता है। बाउंटी हंटर्स या फिर कहे तो लोकल लैंग्वेज में उनकी सुपारी। मीनवाइल स्पेसशिप में लिया को लगने लगता है कि कोई ना कोई तो ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमारा स्पेसशिप हिल रहा है, और जब ये बात वो आकर अपने दोस्तों को बताती है तो ये सारे मिलकर नीचे चेक करने के लिए उतरते हैं और यहाँ पहुंचते के साथ ही इन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ा वर्म हॉल है जो कि इनके स्पेसशिप को खाने वाला है। उससे जान बचाने के लिए ये सभी वापस से अपने स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाते हैं। वेल, इतना बड़ा वर्म हॉल हमने ड्यून मूवी में भी देखा था। अगर आपने उस मूवी का भी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो इस चैनल पर आपको जरूर वो भी मिल जाएगा। वेल, एक खतरे से बचे और दूसरे खतरे में पड़े, क्योंकि यहाँ पर बाहर निकल जाने की वजह से डार्थ वेडर के कमांडर ने इनके स्पेसशिप को देख लिया था और अब वो अपने लोग इनके पीछे छोड़ देता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी हाइपर ड्राइव में खराबी आ चुकी थी, तो इसका मतलब कि हान सोलो अपनी स्पेसशिप को स्पीड में नहीं भगा सकता था। इसलिए उनसे बचने के लिए वो अपने स्पेसशिप को उन्हीं के स्पेसशिप के एक छोटे से कोने में पीछे जाकर छिपा देता है ताकि उनके पीछे पड़े लोग उन्हें ढूंढ ना पाए और वो उनके पीछे पीछे अपने आप को कुछ समय तक के लिए बचा कर रख सके। वेल, ऐसा करते वक्त वहां पर कमांडर ने उनके स्पेसशिप को देखा तो जरूर था, मगर वो इतने फास्ट वे में वहां से निकले थे कि वो कुछ समझ नहीं पाया। कमांडर को ये लगने लगता है कि शायद उन्होंने किसी इनविजिबल होने वाली न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो, जिसकी वजह से वो हमारी नजरों से ओझल हो गए। यहाँ पर बेसिकली हान का ये प्लान था कि जब अगले दिन इनके शिप से इनका कचरा बाहर निकाला जाएगा तो उसी की आड़ में ये लोग अपने स्पेसशिप को भी वहां से निकाल लेंगे, और ऐसा होता भी है। नेक्स्ट डे जब यहाँ से इनके शिप से बहुत सारा बड़ा मलबा बाहर निकाला जाता है तो उसी के पीछे छिपते छिपाते हान सोलो अपने स्पेसशिप को निकालने की कोशिश करता है, मगर इसी बीच एक बाउंटी हंटर इन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है और इनका पीछा करना शुरू कर देता है, और साथ ही ये इन्फॉर्मेशन भी डार्थ वेडर तक पहुंचा देता है कि मैंने इनके शिप को आपके शिप के पीछे की साइड से निकलते हुए देखा और मैं इनका पीछा ही कर रहा हूँ। डार्थ वेडर जब अपनी हाइपर बीम से इनका पता लगाने की कोशिश करता है, इन्हें ट्रैक करता है, तो इन्हें पता चलता है कि ये लोग बादलों के शहर पैसिफिन में जा रहे हैं। अब जैसा कि डार्थ वेडर का शिप तो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता था, इसीलिए वो इनसे पहले ही पैसिफिन पहुंच जाता है और वहां पर इनके दोस्त यानी कि हान सोलो का जो कभी बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था और यहाँ का एक काफी बड़ा ओहदे वाला इंसान था, उसे आकर ब्लैकमेल कर देता है और कहता है कि जैसा मैं कहूंगा तुम्हें सिर्फ वैसा ही करना पड़ेगा। यहाँ जिस वक्त हान सोलो और उसके बाकी के दोस्त अपने दोस्त से मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं तो डार्थ वेडर और उनकी टीम उन्हें पकड़ने के लिए तैयार थी। कहीं ना कहीं CP3O को लगने लगा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए डार्थ वेडर के स्टॉर्म ट्रूपर्स सबसे पहले उसे ही अपना निशाना बनाते हैं और उसके पूरे शरीर के हाथ पैर तोड़ देते हैं। मीनवाइल हान का फ्रेंड उसे एक रूम में लेकर जाता है और एक बड़ी दावत का वादा करता है, लेकिन वहां पर उसका सामना होता है डार्थ वेडर से। उसे जान से मारने के लिए जैसे ही हान अपनी बंदूक से शूट करता है, लेकिन तभी डार्थ वेडर अपनी फोर्स फील्ड की मदद से उसके सारे वार को नाकाम कर देता है और तब तक यहाँ पर बाकी के स्टॉर्म ट्रूपर्स भी आ चुके थे जो कि इन्हें बंदी बना लेते हैं। वेल, चाहता तो डार्थ वेडर इन सभी को यहीं पर खत्म कर सकता था, मगर यहाँ पर एक शख्स की कमी थी जो कि था ल्यूक स्काईवॉकर। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है ल्यूक स्काईवॉकर पर, जो कि निकल पड़ा था मास्टर योडा की
तलाश में, और वहां पर जाते वक्त आसमान में इतनी धुंध थी कि वो अपने स्पेसशिप को ठीक से संभाल नहीं पाता और वहीं पर उसका काफी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। इसके चलते उसके स्पेसशिप में काफी ज्यादा खराबी आ जाती है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो फाइनली जेडाई मास्टर योडा को ढूंढ ही लेता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बैक स्टोरी में देना चाहूंगा आप लोगों को। मास्टर योडा वो जेडाई मास्टर हैं जिन्होंने ल्यूक स्काईवॉकर के टीचर यानी कि ओबी वैन केनोबी को ट्रेन किया, और ओबी वैन केनोबी को जिसने ट्रेन किया वो थे क्वाई गॉन जिन, और क्वाई गॉन जिन को जिन्होंने ट्रेन किया वो थे मास्टर विंडू, और मास्टर विंडू ने जिनसे ट्रेनिंग ली वो थे खुद जेडाई मास्टर योडा। मास्टर विंडू वही है अपने निक फ्यूरी। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, ल्यूक आकर मास्टर योडा से कहता है कि मुझे मेरे गुरु ओबी वैन केनोबी ने आप तक पहुंचने के लिए कहा था और ये कहा था कि आप मुझे ट्रेन करेंगे। तो वहां पर मास्टर योडा बताते हैं कि हाँ, मेरी उनसे बात होती ही रहती है। हालांकि वो मर जरूर गए हैं लेकिन उनका ऑरा अभी भी जिंदा है और मैं आज भी उनसे बातचीत कर सकता हूँ। तभी बातों ही बातों में ओबी वैन केनोबी उन्हें कहते हैं कि ल्यूक स्काईवॉकर मेरी आखिरी उम्मीद है और यही डार्थ वेडर के खिलाफ एक हथियार बन सकता है। तो मास्टर योडा, अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे एक जेडाई योद्धा बना दें। लेकिन मास्टर योडा उन्हें कहते हैं कि इस लड़के में अभी कुछ खलिश बाकी है, इसके अंदर गुस्सा है, और अगर सारी पॉजिटिविटी में कहीं ना कहीं एक छोटी सी नेगेटिविटी भी बन जाए तो आगे जाकर उसके अंजाम काफी भयानक भी हो सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो मुझे इसके गुस्से पर कंट्रोल करना इसे सिखाना होगा, जिसके बाद शुरुआत होती है ल्यूक स्काईवॉकर की जेडाई ट्रेनिंग की, जिसमें इसे सिखाया जाता है अपने गुस्से पर काबू करना, अपने तन और मन को स्ट्रांग बनाना, और साथ ही फोर्स फील्ड का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो सब कुछ इसमें शामिल था। इस चलती ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पर ल्यूक स्काईवॉकर को कुछ विजन्स आते हैं जिनमें इनके दोस्त काफी ज्यादा मुसीबत में थे। आपको एक चीज बता दूं कि ल्यूक स्काईवॉकर के फादर यानी कि एनाकिन स्काईवॉकर, जो कि इस वक्त इस मूवी में डार्थ वेडर के नाम से जाना जा रहा है, जब उसकी शादी पैडमे अमेडेला से हुई थी तब उसे भी इसी तरीके के विजन्स आया करते थे, और जब भी उसके कोई करीबी खतरे में होते थे तो वो अपने करीबियों को बचाने के लिए पहुंच जाता था। अब हालांकि ल्यूक तो बेटा उसी का ही था, इसी वजह से उसे भी कहीं ना कहीं इसी तरीके के विजन्स आ रहे थे, और इस वजह से वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए यहाँ से निकलने वाला था। लेकिन तभी मास्टर योडा उसे रोकते और कहते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग इस वक्त पूरी नहीं हुई है। लेकिन रिप्लाई में ल्यूक कहता है कि मेरे दोस्त मुसीबत में, अगर मैं उन्हें नहीं बचाऊंगा तो आखिर कौन बचाएगा। इस वक्त यहाँ पर ओबी वैन केनोबी का ऑरा भी पहुंच जाता है और वो मास्टर योडा से कहते हैं कि मुझे ल्यूक पर पूरा भरोसा है, ये जो भी करेगा सही करेगा। जिसके बाद ल्यूक अपने स्पेसशिप में बादलों के शहर यानी कि पैसिफिन के लिए निकल पड़ता है, और जाने से पहले ये भी कहता है कि मैं वापस आकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करूंगा और एक माहिर जेडाई योद्धा बनूंगा। जिस पर ओबी वैन केनोबी मास्टर योडा को कहते हैं कि अब वही मेरी आखिरी उम्मीद है जो कि डार्थ वेडर को खत्म करेगा। लेकिन मास्टर योडा का कहना था कि सिर्फ वही तुम्हारी आखिरी उम्मीद नहीं है। उन्होंने ये बात क्यों कही, इसका आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा होने वाला है, जो कि मैं आपको अभी नहीं बल्कि आगे आने वाली मूवीज में बताऊंगा। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है डार्थ वेडर की लैब में, जहां पर सारे के सारे स्टॉर्म ट्रूपर्स मिलकर इन सभी को एक ऐसे पदार्थ में डालने वाले थे जो कि जीवित इंसान को बदल देता था एक मृत शरीर में, या फिर कहें तो एक क्रायोजेनिक स्लीप में, ताकि लंबे समय तक शरीर को प्रिजर्वाइज किया जा सके। इसके पीछे का रीजन सिर्फ यही था कि डार्थ वेडर ये बात जानता था कि इन सभी में एक शख्स की कमी है जो कि है ल्यूक स्काईवॉकर, और उसका असली निशाना वही था, और न जाने वो कब आए। तब तक इनके दोस्तों को जिंदा रहना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये भाग न जाए या फिर खुद की ही गलती से अपने आप को मार न डाले। इसीलिए डार्थ वेडर अपने न्यू बनवाए गए क्रायोजेनिक स्लीप लिक्विड मेटल को इन पर यूज करता है, और सबसे पहले बारी आती है हान सोलो की, जिसे कि इस लिक्विड में डाल दिया जाता है। और जब ये बाहर आता है तो मानो लग रहा था कि इसे खोलते स्टील के लेप में डाल दिया गया हो। जिसके बाद बारी थी प्रिंसेस लिया की। उसकी बारी यहाँ पर आती, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पहुंच चुका था ल्यूक स्काईवॉकर, और फिर शुरुआत होती है इस मूवी की दो बड़े योद्धाओं के बीच में एक तगड़ी फाइट की, यानी कि ल्यूक स्काईवॉकर और डार्थ वेडर, जिनके पास थी खुद की लाइट सेबर। एक यूज कर रहा था डार्क साइड ऑफ द फोर्स, वहीं पर एक यूज कर रहा था द लाइट साइड ऑफ द फोर्स। मगर डार्थ वेडर काफी ज्यादा ट्रेंड था इन सभी लड़ाइयों के लिए, और ल्यूक स्काईवॉकर उसके सामने बस एक बच्चा, और इसी के चलते वो उसका एक हाथ काट देता है जिसके अंदर उसकी लाइट सेबर थी। मगर फिर भी ल्यूक स्काईवॉकर अपनी हिम्मत नहीं हारता और नीचे जाकर एक पाइप से उल्टा लटक जाता है। इस वक्त हालांकि प्रिंसेस लिया हान सोलो की शिप में बैठकर चिबाका और साथ ही R2-D2 के साथ निकल चुकी थी, मगर ल्यूक स्काईवॉकर के भेजे गए फोर्स फील्ड के मैसेज से वो वापस आती है और यहाँ आकर उसे बचाती है। उन सभी का सामना करने के लिए डार्थ वेडर ने अपने कुछ स्पेसशिप उनके पीछे लगा दिए थे, जो कि बार बार उनके
पीछे गोलियों की बरसात कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर खोटा सिक्का या फिर कहें R2D2 अपने आप को पूरी तरीके से रिपेयर करके उस शिप की हाइपर ड्राइव को वापस से ठीक कर देता है, जिसके बाद ये सभी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करके उनकी पहुंच से दूर निकल जाते हैं। इस कहानी के एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि अब ल्यूक को एक काफी शानदार बिल्कुल इंसानों जैसा दिखने वाला मैकेनिकल हैंड लगा दिया जाता है और अब इस स्पेसशिप पर बचे थे ल्यूक, प्रिंसेस लिया, KP-3O और R2D2 जिसे कि चुबाका ने बचा लिया था और अब ये सब तैयार थे अपने खोए दोस्त हान सोलो को ढूंढने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।